वेलकम टू CLC Judicial। यह 32 बिहार जुडिशियल मॉक इंटरव्यू का पार्ट 17 है। इसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज 1-to-1 सेशन किसी स्टूडेंट का वो आपके सामने हम लेके आए हैं। इसे आप देखिए, हम लोगों के पास हर सब्जेक्ट के अब तक बहुत सारे बच्चे लोग देते रहे हमारे यहाँ से इंटरव्यू, तो उनकी मेमोरी पे कि जैसे 30th में क्या पूछा गया, 31st में, 29th में, इससे पहले क्या पूछेगा, तो उन सारे चीज़ों का एक कंपाइलेशन तैयार किया हुआ है हमने। और ग्रुप में 20 के आसपास क्वेश्चंस हर रोज पोस्ट किया जाता। तो 32 बिहार जे इंटरव्यू से संबंधित बहुत सारी वीडियो, ये पार्ट 17 है, इसके पहले के भी पार्ट आप जरूर देखिएगा। हर पार्ट में बहुत ही जरूरी चीज़ें बताई गई है, उन सारी चीज़ों को एक वीडियो में कर पाना नामुमकिन है, इसलिए हमने अलग अलग पार्ट में उसे कवर किया है। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बिहार जे इंटरव्यू को लेकर आप किसी भी तरह की निगेटिविटी अपने मन में ना रखें। इंटरव्यू बोर्ड को आपसे कोई रंजिश नहीं है। आप कहेंगे कि सर 35 से कम आता, बहुत लोगों को फेल कर दिया जाता उनको, तो देखिए रंजिश तो वाकई नहीं है, लेकिन आप एक जज बनने जा रहे हैं और अपनी पर्सनल प्रोफाइल में आप अगर झूठ बोलेंगे, आप ये मत समझिए कि अगर आप कोई झूठी सच्ची कहानी बना लेते हैं, जैसे आपका हॉबी क्या है, हॉबी कुछ है नहीं और आपने जबरदस्ती का बोल दिया, तो अगर आपका झूठ पकड़ा जाता है वहां, तो इसको काफी सीरियसली लिया जाता। डेट मे बी वन ऑफ द रीजन कि आपको 35 से कम दिया गया। या अगर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आंसर आप नहीं जानते, तो से ऑनेस्टली कि यू डू नॉट नो द आंसर, लेकिन आंसर आप जानते भी नहीं, उसे घुमा रहे हैं, टाइम किल कर रहे हैं, तो देयर आर टू मेनी थिंग्स। मैंने ये भी देखा है कि इंटरव्यू के वक्त वो लोग काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, सपोर्टिव भी होते हैं, बशर्ते कि आपका तौर तरीका सही हो। यह जो इंटरव्यू है एविडेंस एक्ट का, ये 3 पार्ट में, पार्ट 17, 18 और 19, ये एविडेंस एक्ट के इसमें तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनसे संबंधित है। इनके अलावा हम लोगों ने बिहार APO के भी दौरान बहुत सारे मॉक इंटरव्यू हैं, उनमें भी जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो इनको देखिए। आइए देखते हैं पार्ट 17। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको बता दें कि हम लोग इस बार 32 बिहार जे के लिए ये मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट हर किसी को ऑनलाइन मोड में प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ मिलकर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो 9262810582 पे अपना नाम बिहार जे मॉक इंटरव्यू लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको मॉक इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप कैंडिडेट नहीं हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपकी जानकारी में कोई और कैंडिडेट है तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। तो आइए देखते हैं ये पार्ट 17 एविडेंस एक्ट का। एट रैंडम या सब्जेक्ट वाइज? सर सब्जेक्ट वाइज ही करते हैं। कौन सा सब्जेक्ट करोगे? सर एविडेंस करते थे, लास्ट टाइम नहीं हो पाया। एविडेंस का तो शायद, अच्छा एविडेंस का उसका दूसरा है, मॉक 2 में उसका हुआ है एविडेंस। मैं ये पहले हम लोगों के माइंड में ही नहीं आया। मैं आपको एविडेंस का एक जो उसी का कराया था उस लड़के का, वो एविडेंस का मैं आपको थोड़ा भेज रहा हूँ। उसका मॉक 2, 1 मिनट जरा, जस्ट 1 सेकंड। Preliminary objection is आपको मैं टेलीग्राम पे यस सर एविडेंस वाला भी
these videos are extremely helpful. मतलब पहले माइंड में हमारे नहीं था कि ये वीडियो लाइब्रेरी होना चाहिए इस तरीके से, और ये बहुत सारे स्टूडेंट को फायदा होगा, घर बैठे भी वो देख सकते हैं। एंड दिस इज वेरी इन्फॉर्म। तुलिका वाला भेजा था कि नहीं अभी आपको, फैमिली लॉ का? हाँ हाँ, और एक और का स्टूडेंट का। अब ये जो है ना, मैं अब आइडिया नहीं था मेरे माइंड में, सेव करके नहीं रखता था। हमारे पास तो खुद ही इतने स्टूडेंट हैं कि एक बार में ऐसी लाइब्रेरी बनेगी कि मल्टीपर्पज सबके लिए काफी हेल्पफुल हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे पास। मतलब हम लोग वी आर गोइंग टू बी फर्स्ट टू स्टार्ट दिस सर्विस फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट। सो फार टिल टुडे इंडिया में किसी भी कोचिंग के पास नहीं है। पहले जो मतलब आवर विजन इज कि जो भी हाई कोर्ट के जज साहब आएंगे, जो आपका इंटरव्यू लेंगे, तो वो भी अपना होमवर्क करते, और होमवर्क वैसे ही करते कि पहले वाले में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे बातचीत करके और एक आइडिया लगाते हुए। तो मेरे माइंड में बहुत दिनों से चल रहे थे कि हर बार एक ही पैटर्न पे क्यों क्वेश्चन होता, क्वेश्चन क्यों नहीं चेंज होता, इनोवेशन क्यों नहीं। इनोवेशन के लिए फॉर द पर्पसेज ऑफ इनोवेशन यू नीड टू गिव सम टाइम। आज के डेट में टाइम इशू हर किसी के साथ है। वो जज साहब हैं, कितना उनके पास टाइम है, वो भी इंटरव्यू के लिए नहीं टाइम है। ये सब कई बार तो ऐसा भी होता है कि मैंने देखा है जजेज को बगैर फाइल पढ़े, बगैर होमवर्क किए कोर्ट में आ गए। कई बार मोस्टली केसेज में देखा है हमने। और मतलब इंटरनल, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट कास्टिंग एज पर्सन्स। कई बार जैसे मैं ही अभी आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो सब्जेक्ट वाइज की बात अभी यहाँ पे तय हुई पहले से, बट आई एम लाइक ए मूविंग लाइब्रेरी। मुझे काफी दिन हो गए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको भेज दिया, आपको भी भेजूंगा इसके बाद से अलग, आप अपना भी देखना। ये रिकॉर्ड किया जा रहा है वीडियो इंटरव्यू, और this is also going to be extra. You see the solution, and for this purpose you need to come to the coaching, wasting you 1 hour into arrival, 1 hour into going back, 2 hour. This 2 hour you can devote yourself into further study. So to begin with evidence, what does evidence mean? Sir, as per the Indian Evidence Act, evidence includes oral evidence and documentary evidence. Oral evidence is the statements made by the witnesses which the court permits or requires to be made before it in relation to a matter under inquiry, and documentary evidence refers to the documents, including electronic records, produced before the court for inspection. ये तो रट्टा वाला आंसर है, रट्टा वाला है ना आंसर। अपार्ट फ्रॉम दैट नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जा रहा है एज इट इज। एविडेंस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए वर्ड, कौन सा? एविडेयर, which means to make the things clear and apparent. Court reaches upon a decision on the basis of evidence produced before it. There are 2 types of evidence, one oral and documentary. बस इतना ही। What is relevant fact? Sir, as per the Evidence Act, one fact is said to be relevant if it is related to the other under any of the ways mentioned in Section 6 to Section 55 of the Evidence Act. Is it the word related or connected? So connected. Is there any difference between related and connected? Sir, I think that there's not much difference between the two. There is no much difference. There's no much. आपको थोड़ा पोलाइट होते हुए स्मार्ट आंसर, स्माइलिंग फेस के साथ, सर आई एम नॉट ए लिंग्विस्ट, माय इंग्लिश इज नॉट दैट मच गुड, आई थिंक दैट देयर इज नो मेजर डिफरेंस। क्योंकि कनेक्टेड वर्ड यूज किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में। व्हाट इज फैक्ट इन इशू? Sir,
Section 3 of the Evidence Act defines fact in issue as those facts from which the existence, non-existence, the nature, extent of any liability, right, or disability is admitted by a party or denied by the other party necessary flows. आपने बिल्कुल बेटा सही बताया है। अब मेरे से पूछो, मैं हंस क्यों रहा हूँ? Yes, sir. पूछोगे तो बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। नहीं सर, बताइए बोलो क्यों हंस रहे हैं सर? क्यों हंस रहे? मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि आपने बिल्कुल रट्टा मार के याद कर लिया है, और वो भी समझेंगे कि आपने रट्टा मार के याद किया है। अब देखो, अब हम थोड़ा सा घुमा रहे क्वेश्चन को। When a fact becomes issue, So, when such facts, fact in issue are basically the facts which are in dispute between the parties, and those facts which are in dispute between the parties will be the facts in issue. आपने सही कहा, लेकिन इससे भी बेहतर आंसर, a fact becomes issue only when it is claimed by one party and disputed by other party. If a fact is claimed by one party and is not disputed by other party, then it does not become issue, it becomes admitted fact. तो फैक्ट इन इशू का वही डिफिनीशन है जो किताब में, बिकॉज उससे एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, राइट, डिसेबिलिटी, ये सारी डिपेंड करती है उनके साबित होने से फैक्ट इन इशू का। तो व्हाट एविडेंस may be given? So, as per Section 5, evidence must be given in a suit of proceeding of a fact in issue or a relevant fact. और कुछ? आपका आंसर ठीक है, लेकिन बेहतर आंसर और क्या होगा? एंड ऑफ नो अदर बोलेंगे। Evidence can only be given either of fact in issue or of relevant fact and of no others. No other वाली बात लिखी हुई है, निकाल के देखो सेक्शन 3। Yes, sir. No other is extremely important. Definition of evidence provided under Indian Evidence Act, now Bharatiya Sakshi Adhiniyam. So this definition is exclusive or inclusive? Sir, this definition is inclusive. How? Sir, because it states that evidence includes. Yes. The new type of evidence, if court permits, that may be also admitted. So therefore it's inclusive definition. Exclusive definition is one which is well defined and elaborated and nothing has been left out. Such type of definition is known as exclusive definition. What is substantive piece of evidence? So, substantive piece of evidence can be said to be those evidences which clearly establish the fact in issue. Only fact in issue. A relevant fact. FIR is substantive piece of evidence or not? No, sir. FIR is not a substantive piece of evidence. A statement recorded by magistrate under section 164 CRPC, is that a substantive piece of evidence or not? Yes, sir. It has been treated as a substantive piece of evidence. Where you have studied so that a statement under section 164 is a substantive piece of evidence? You are absolutely wrong. No, it is not substantive piece of evidence. पहले तो डिफिनीशन आप लिखिए, एक कॉपी भी रखिए साथ में, केवल हेडिंग और रनिंग नोट लिखते चलिएगा, और टारगेट इज टू गेट मैक्सिमम ऑफ इट।
Yes, sir. Substantive piece of evidence is one on which court may rely and can base its judgment. Yes. सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस के बेसिस पे कोर्ट जजमेंट भी पास कर सकती है। तो मियरली एफआईआर के बेसिस पे जजमेंट नहीं पास किया जा सकता। 164 स्टेटमेंट, द sanctity of the statement is that it has been properly recorded as in the manner stated by the witness. Magistrate, while recording a statement under 164, does not verify the statement. Truthfulness or falsity of that statement is neither inquired nor verified. This is one-sided story of a witness. So, and it cannot be treated as even the evidence. Evidence means examination in chief and cross-examination, because admitting one-sided statement will violate the principle of natural justice. How one-sided statement will violate the principle of natural justice? Sir, because the other party is not given an opportunity of being heard. By way of, you are absolutely close to the answer, by way of cross-examination. Cross-examination. Dying declaration, is that a substantive piece of evidence? Yes, sir. Dying declaration can be said if it is to be a piece of substantive piece of evidence, if it is true and reliable and inspires confidence in the court. On the basis of dying declaration, a conviction may be warranted. So, and even corroboration of dying declaration is not necessary. Corroboration is the rule of prudence, not for the judges alone, but for every civilized human being. Never trust someone without corroboration. If you are acting upon something without corroboration, you become a blind follower. अंधविश्वास, आंख बंद करके विश्वास करने वाला. Corroboration not only the rule of prudence for the judges alone, corroboration is the essence of life. Apart from that, corroboration verifying the fact in the light of other facts, examining its possibility or impossibility. So, dying declaration is, आपसे पूछा जाएगा कि जैसे कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे सजा हो सकती है, तो where it is written under Evidence Act that a man can be punished solely on the basis of dying declaration? It has not been mentioned in the Evidence Act as such. Yes, it has not been mentioned. तो इस तरह के सिचुएशन में आपका जवाब होना चाहिए कि सर डाइंग डिक्लेरेशन इज रेलिवेंट एंड कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन. एंड इनटू द केस ऑफ शरद बिरदीचंद शारदा, Supreme Court held that there is no need of corroboration, though corroboration is rule of prudence. There is no law that there may be no conviction on the basis of uncorroborated dying declaration. इसको समझिएगा आराम से. आपके मेंस में भी क्वेश्चन था क्या, इसी मेंस में भी क्वेश्चन था कि अनकोरोबरेटेड डाइंग डिक्लेरेशन पे सजा हो सकती है या नहीं. डाइंग डिक्लेरेशन से प्रोसीजर आपने अटेम्प्ट किया होगा, था क्वेश्चन ये? सर इसमें तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था. अच्छा, नहीं किया था, नहीं लिखा था, लेकिन था ये क्वेश्चन या नहीं? याद नहीं आ रहा.
मुझे याद है, मुझे किस साल क्या पूछा गया सारा याद रहता। क्वेश्चन 3 पार्ट में था, जस्ट मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक था कि व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन, दूसरा था कि क्या अनकोरबोरेटेड डाइंग डिक्लेरेशन पे सजा हो सकती या नहीं हो सकती, और नहीं शायद जीए में था कि एपीओ में किसी एग्जाम में था अभी हाल फिलहाल में। मैं बहुत सारे बैचेज चलते रहते हैं ना, तो कभी कभी हमारी भी बत्ती घूम जाती है। और डाइंग डिक्लेरेशन के इसेंशियल एलिमेंट क्या हैं, तो उसमें अब बच्चे लोग जो हैं, अब एक लाइन में किसी ने जब पूरा डाइंग डिक्लेरेशन की कहानी बता दी, इंग्लिश लॉ इंडियन लॉ में डिफरेंस बता दिया, तो अब इस तरह के क्वेश्चन में आप जबरदस्ती का लिख रहे हैं इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ का डिफरेंस। आपसे जो क्वेश्चन में कुछ और पूछा जा रहा है, आप कुछ और आंसर दे रहे हैं, तो इसी कारण से एवरेज मार्किंग या अच्छे नंबर नहीं आ पाते। स्टूडेंट सोचते हैं कि उन्होंने तो पूरे पेज भर दिया, पूरे पेज भरने से नंबर नहीं आते। जो अब आपसे पूछा जा रहा, तो इसका आंसर है कि देयर इज नो प्रोविजन प्रिवेंटिंग that on the basis of uncorroborated dying declaration there cannot be a conviction. Dying declaration is relevant. Law does not require corroboration of dying declaration. Corroboration is a rule of prudence. While convicting a man, at least court must be sure that the crime has been committed none other than the accused. So for these reasons, dying declaration, if court requires, may corroborate it. What is admission? So Section 17 of the Evidence Act defines admission as a statement made orally or documentary or electronic record which suggests an inference as to fact and issue or relevant fact, and made by fact and issue or relevant fact. What is meaning of inference? Sir, inference, as per the dictionary meaning is that we can. आप वहाँ पे इंटरव्यू में कहोगे एज पर डिक्शनरी मीनिंग, या सीधे बताओगे? इंटरव्यू में ये कहना एज पर डिक्शनरी मीनिंग मीन्स यू आर टीचिंग देम। ऐसे नहीं बोलना एज पर डिक्शनरी मीनिंग, वो थोड़ा बैड होगा। इन्फरेंस मीन्स क्या मतलब? नहीं सर, अभी बता दीजिए। अभी आप वीडियो इंटरव्यू हो रहा है आपका, आपके घर वाले देख रहे होंगे, तो क्या इन्फरेंस निकाल रहे होंगे कि सोमा इंटरव्यू दे रही है सर के साथ, ये इन्फरेंस। इन्फरेंस मतलब टू कंक्लूड, किसी नतीजे पे पहुंचना। तो ये स्टेटमेंट ओरल और रिटन सजेस्टिंग एन इन्फरेंस, मतलब फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट है, तो उसका कुछ निष्कर्ष निकाला। एवरी स्टेटमेंट may or may not be treated as admission. Why admission is not to be accepted in favor of the maker? So admission is, so it is a rule that self-harming statements are accepted and not the self-serving statements. Why self-harming a statement is admissible and why self-serving a statement is inadmissible? Sir, I think the reason being that no person will make any statement which is against, it will work against him. So, and that is the reason that self-harming statements are made admissible against the person maker. आप बहुत क्लोज हो आंसर के, थोड़ा सा चेंज करना है। अनलेस देयर इज ट्रूथ नो वन वुड मेक ए स्टेटमेंट कंट्ररी टू हिज इंटरेस्ट। शॉर्ट में क्विक मतलब सारी चीजें आ गई।
जब तक सच्चाई ना हो तब तक कोई आदमी अपने इंटरेस्ट के खिलाफ कोई एडमिशन देगा? कोई एडमिशन नहीं करेगा। तो ऑन दिस बेसिस एडमिशन इज टू बी टेकन अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेकर. इट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ ए मेकर. व्हाट इज रेस जेस्ट? Sir, rest literally means things said or done in the course of a same transaction. In the course of same transaction. Yes, sir. Res geste literal meaning is only things done. Course of transaction, it doesn't mean. The definition of course of transaction, course of same transaction has been provided under section 6. It has been taken from English law. तो ये बताइए what is res geste? Sir, it refers to the automatic or undesigned incidents of a particular act. What is the meaning of transaction? Sir, Stephen has defined transaction as a group of facts so connected together that they will be referred by a single legal name. तो ठीक है, स्टीफन हैज डिफाइंड. ये मेंस का आंसर हुआ. इज इट ओके विद द इंटरव्यू? इंटरव्यू में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आप जितना बोलेंगे उतना बेहतर होगा. ट्रांजैक्शन मीन्स एन इवेंट, अकरेंस, क्राइम. अभी हम लोगों का इंटरव्यू चल रहा है. इट कैन बी ट्रीटेड एज ए ट्रांजैक्शन ऑफ इंटरव्यू. पड़ोस में कहीं मर्डर हो गया. मर्डर इज द ट्रांजैक्शन एंड मर्डर इज द फैक्ट इन इशू. तो सिंपली अगर पूछा जाए ट्रांजैक्शन तो आपको ये बताना ट्रांजैक्शन इज द इवेंट, इंसिडेंस, अकरेंस, क्राइम. और स्टीफन ने लीगल लैंग्वेज में उसी चीज को कहा है कि एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट मेकिंग, लंबा चौड़ा उसने कहा है. तो ठीक है, आप मेंस पर्पस से वो ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में इतना आप बोलेंगे तो बोर्ड, मतलब बोर्ड, अब हाई कोर्ट के जज साहब तो स्टीफन्स का तो नहीं पढ़ेंगे ना. उनके लिए मतलब जो भी हो, मतलब मेरे हिसाब से एक तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी मीनिंग या वैसे अगर वो रेफर करें तब आप बोलिए, लेकिन खुद अपने मुंह से मतलब ये दिस may not be taken accepted as good, मतलब so far what I think. So transaction is now clear. So what you said about res geste? Sir, res geste are the automatic and undesigned acts of incidents of a particular act. इसको लिख लीजिए. कॉपी में लिखिए इसको. फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन facts forming part of same transaction are relevant whether they happen at same time, same place, or different time, different place. अब जैसे आपका ये मॉक हो रहा है, राइट? तो ये जो मॉक आपका हो रहा है इस तरीके से, घर में मॉम, डैड या बाकी फैमिली मेंबर होंगे, तो आप जो बोल रहे हो तो वो आवाज सुन रहा है. तो फॉर एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन हो गया
हमारा ये जो इंटरव्यू चल रहा, आप बोल रहे हो, तो इसी ट्रांजैक्शन इंटरव्यू का ये पार्ट है या नहीं? Yes, sir. आपके मॉम डैड जो घर में हैं, आपको देखा होगा आप चेयर पे बैठे हो, आपको देखा होगा कि आप वीडियो कॉल में हो, आपकी आवाज भी आ रही होगी कमरे में, वो सुन भी रहे होंगे, तो उनके द्वारा सुनना और आपको देखना, क्या ये भी पार्ट होगा या नहीं होगा ट्रांजैक्शन का, सेम ट्रांजैक्शन का, इंटरव्यू के ट्रांजैक्शन का? Yes, sir. हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि किसी ने किसी को चाकू मारा, तो चाकू मारना ट्रांजैक्शन हो गया। चाकू मारा तो उसने विरोध किया, दर्द से चीख रहा है, चाकू लग गई उसे, खून गिरा, कपड़े फटे, तो ये सारे जितने फैक्ट हैं, ये सारे चाकू मारना सेम ट्रांजैक्शन हो गया। और उसी सेम ट्रांजैक्शन के विक्टिम के द्वारा चीखना, चिल्लाना, उसका पार्ट हुआ या नहीं हुआ? हुआ सर। हाँ, तो इसीलिए सेक्शन 6 इज वाइडर इन एप्लीकेशन रजिस्टर एंड एक्सटेंशन ऑफ द रूल ऑफ सेक्शन 6 इज also followed into section 7 occasion cause effect and the conduct. Section 7 and 8 are extension of section 6. What is difference between Indian law and English law of register? So under Indian law, registry will cover the acts occurred at the same time and place or different time and places. But under English law, it is concerned with only with same time and place. Not different time and different place. Or on the basis of English law, Bedingfield का case, what was that Bedingfield case? Though later on it was criticized. Yes, sir. What was that case, Bedingfield? Sir, in that case, the accused had cut the throat of the wife. She came out of the room and complained to her aunt that, "Oh dear aunt, see what Bedingfield has done to me." And this statement was not held to be a part of registry. A part of same transaction. Part of the same transaction. Because when the accused had left, thereafter she came and outside and said to her aunt that, "See aunt, what Bedingfield has done to me." Court considered the conversation of victim with the aunt as another transaction, because it was not at same time, same place. Place was different, the girl came outside. So Indian law is more wider than English law of register. What is the role of motive into the crime? So, under section 8, motive becomes relevant. Motive for committing the crime as such is becomes relevant only when the crime has been committed. This is not a good answer. यहाँ तक तो ठीक है कि मोटिव इज रेलिवेंट इनटू क्राइम, ये एक लाइन ही ठीक है, बाकी चीजें जो भी आपने कहा वो टोटली एब्सोल्युटली रॉन्ग है. मोटिव हैज नो रोल व्हेन देयर इज ए डायरेक्ट विटनेस. मोटिव is very important in case of circumstantial evidence, because in case of circumstantial evidence, circumstances suggesting guilt of the accused, उससे पहले circumstantial evidence पे आने से पहले what is motive? Motive is the why the crime has been done. हाँ, reason for committing the crime. So, and why motive is not relevant? Because it is not relevant for the court to know that as to why the accused has committed crime. The court is concerned only with whether accused has committed crime or not. Why the accused has committed crime, it is not necessary.
it is not relevant for the court. Accused may have different reason for committing the crime, be that as it may. So into circumstantial evidence, there is no direct eyewitness, only circumstances suggesting. In such a case, motive assumes greater significance as to why accused committed the crime, to complete the chain of events. What are the essential ingredients of circumstantial evidence? Sir, the circumstances must be directly established, must be firmly established, which suggest an inference that the establishing the guilt of the accused. Guilt of the accused, or it is none other than accused who has committed the crime? It is none other than the accused who has committed the crime. The chain so established must be complete, and there must not be any missing link, and all circumstances taken together must establish only one view, and that is, it is none other than the accused who has committed the crime. ये ऐसा इसलिए है because no one is to be punished unless his guilt is proved beyond reasonable doubt. What is difference between preponderance of probability and beyond reasonable doubt? So I think that beyond reasonable doubt, with sufficient evidence must be there to prove that no other person than the accused has committed the crime. And इसको लिख लो इसे into civil cases, the rule of preponderance of probability. In civil cases, a rule of preponderance of probability is applied. And into criminal cases, yes, sir. the rule of establishing the guilt beyond reasonable doubt is applied. Into preponderance of probability, court may consider existence or non-existence of a fact on the basis of a prudent man possibility or impossibility. Into criminal cases, our law is based upon an innocent person must not be punished unless his guilt is established beyond reasonable doubt. Now next question is, what is difference between may presume and shall presume? Sir, may presume is a discretion of the court. The court may or may not presume the fact in issue relevant fact.
but shall presume, and under which is the court is bound to raise such presumption, and there is no room for discretion unless the opposite party is interested to adduce evidence for disproving it. इसमें एक चीज और ऐड कर दीजिए, मे प्रिज्यूम इज बेस्ड अपॉन प्रिजम्पशन ऑफ ए फैक्ट एंड शैल प्रिज्यूम इज बेस्ड अपॉन लीगल प्रिजम्पशंस लाइक डॉरी डेथ. If three things are established that death occurred within 7 years of marriage, this is abnormal death, and soon before death, victim was subjected to cruelty in connection with demand of dowry, then court is bound to presume. So, shall presume is a legal presumption and may presume is a factual presumption. ये पहला point. दूसरा point, in may presume, court may ask other party to give evidence to disprove the presumption. Into shall presume, court shall not ask other party to give evidence, but other party has right to give evidence to disprove the presumption. ये दो वाइटल डिफरेंस है. बहुत सारे केसेज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि अभी इंटरव्यू, ये मेंस में केसेज वगैरह हम लोग रेफर कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए नहीं. व्हाट इज कंक्लूसिव प्रूफ? As per section 4 of the Evidence Act, when one fact is declared by the Act to be a conclusive proof of the other, the court on proof of one fact regard the other to be proved and shall not allow evidence for disproving it. So basically, conclusive proof create artificial probative effect to certain facts, and no evidence is to be allowed with a view to combat that effect. What is the meaning of probative effect? So I think it refers to the evidentiary value of it. What is probative value? Probative value means it has certain certain evidentiary value. ये जबरदस्ती का आंसर है और रॉन्ग आंसर है. प्रोबेटिव वैल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, हाउ मच पॉसिबिलिटी और हाउ मच इम्पॉसिबिलिटी, एंड दिस प्रोबेटिव वैल्यू इज कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हेन evidence is analyzed into appreciation of evidence. वर्ड यूज होता, ये सब आप बोलोगे तो बहुत ही खुश होंगे. एविडेंस इज कंसीडर्ड, और जब कोर्ट किसी नतीजे पे पहुंचती है तो कोर्ट एविडेंस को एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, द रूल ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस में कोर्ट उस एविडेंस के प्रोबेटिव वैल्यू, मतलब डाइंग डिक्लेरेशन का प्रोबेटिव वैल्यू अच्छा है, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे सजा हो सकती है. जुडिशियल कन्फेशन अच्छा है, क्योंकि उस बेसिस पे सजा हो सकती है. जुडिशियल कन्फेशन कैन दैट बी टेकन एज ए कंक्लूसिव प्रूफ? No, sir, I don't think so. The judicial confession is taken as a conclusive. It is a. It has high probative. It has high probative value. Why admission is not conclusive? Sir, because admission is a statement which gives an inference. ये जबरदस्ती का आंसर है, ये जबरदस्ती का, और ये जबरदस्ती वाले चीजों से बचना है. When you do not know the answer, तो उन्हें घुमाना नहीं है बोर्ड को. अगर घुमाओगे तो बहुत इरिटेट होते हैं, और घुमाने के ही चक्कर में 35 से कम देते हैं. घुमाना नहीं है. बिहार जे के इंटरव्यू से आसान और बढ़िया कोई इंटरव्यू नहीं है. ये झूठ मूठ का बिहार को एक मुद्दा बना रखा है कि 35 से कम,
और हर लोग पैनिक बटन को ऑन करके कि मेरा 35 होगा कि नहीं होगा होगा, ऐसा आप अगर उनको घुमाते नहीं हैं, आप उनको इररिलेवेंट आंसर नहीं देते, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप स्ट्रेट वे सॉरी बोल दीजिए। इंटरव्यू में नंबर, अगर आपने 10 में से 10 क्वेश्चन के सही जवाब दे दिए तो ऐसा नहीं है कि तो आपको बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, या आपने कम क्वेश्चन के सही, आपके आंसरिंग आपका गलत है या सही है उस पे बहुत ज्यादा नहीं डिपेंड करता। इंटरव्यू के लिए दो ही चीजें मायने रखती है, द वे यू थिंक एंड द वे यू स्पीक। आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, किस तरीके का है, आपका मैनर किस तरीके का है, और अगर जबरदस्ती घुमाएंगे तो वो बहुत इरिटेट होता है, उनका टाइम भी वेस्ट होता है, दे आर ऑलवेज रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम, सो डोंट ट्राई टू किल देयर टाइम। ये बिल्कुल गांठ बांध के रख, अगर इतना आप कर लेंगे 75 प्लस, हमारे यहाँ एवरेज ही रहता है 75 प्लस, 89 तक आए हैं बच्चे लोगों को इसी बिहार जे इंटरव्यू में। क्वेश्चन क्या था, जस्ट IQ लेवल। Sir, why admission is not ऐसे कुछ था sir. क्वेश्चन भूल Why गए। admission is not a substantive piece of evidence. ये था क्वेश्चन, ये तो रिकॉर्ड किया जा रहा है, आप रिकॉर्डिंग सुनोगे तो मिल जाएगा, बैक करोगे तो क्या क्वेश्चन पूछा था। अब रिकॉल करो, मैं आपका IQ लेवल चेक कर रहा हूं। इंटरव्यू बोर्ड में भी पूछा जाता है कि क्या था क्वेश्चन, जैसे अभी हमने पूछा ना, बच्चे लोग मुझे आगे बताते हैं कि सर इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ, खुश थे, लेकिन फिर उन्होंने पूछा था तो मेरे से पूछ दिया कि क्या सवाल अभी पूछा था, मैं भूल गया सर, मैं बता। तो ऐसा क्यों किया जाता है, डू यू नो दैट? आप कितना अटेंटिवली सुन रहे हो, आपके लेवल ऑफ कंसंट्रेशन के लिए। एक जुडिशियल अफसर को अच्छा कंसंट्रेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर वो बातों को भूल जाए तो फिर कौंसिल ने आर्गुमेंट क्या किया कैसे याद रखेगा? तो इसलिए बी वेरी केयरफुल, एकदम अपनी सारी फैकल्टी खोल के रखना है। कि जो क्वेश्चन ये था कि व्हाई एडमिशन इज नॉट कंक्लूसिव, तो एडमिशन had the admission been conclusive, then no evidence would have been allowed. To check admission is whether voluntary or involuntary. For that purpose, due to that reason, admission has not been made conclusive, though admitted fact need not be proved. Section 58. 58. On the basis of admission, can court deliver a judgment? Sir, admission are, if the facts are admitted, no sir. Order 12 Rule 6 क्या कहता है? CPC? Sir, CPC को audit उतना याद नहीं है sir. On the basis of admission, court may deliver a judgment. Provision note कर लो, Order 12 Rule 6. Can confession be treated as admission? Yes sir. Yes. So, into criminal law, admission of accused is known as confession. And definition, confession has been defined or not defined? Confession has not been defined in the Evidence Act. Yes, correct. Confession has not been defined under the Evidence Act. So, now the question is, what is person in authority in terms of Section 24 Indian Evidence Act?
So, person in authority would refer to a person who can affect the accused, who has the power to examine the accused, or who is सर याद नहीं आ रहा ठीक से, but somehow सर इतना कुछ पढ़ा था कि any person who can affect the prosecution of the accused. लिखो इसका आंसर. A person in authority is one who can influence the accused while making the person in authority is one who can influence the mind of the accused while making the confession. जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस है, पेरेंट्स भी पर्सन इन अथॉरिटी हो सकते, टीचर भी हो सकता, पुलिस अफसर भी हो सकता, कंप्लेनेंट भी हो सकता. कन्फेशन मस्ट बी वॉलंटरी. ए जुडिशियल कन्फेशन और एडमिशन के बेसिस पे सिविल लॉ में भी जजमेंट हो सकता, एडमिशन के बेसिस पे क्रिमिनल लॉ में भी कन्विक्शन हो सकता. व्हाट इज प्लीड गिल्टी? प्लीड गिल्टी पे कन्विक्शन होता है या नहीं होता? प्लीड गिल्टी पे ट्रायल चलता है या सीधे सजा होती है? सर चलता है ट्रायल. प्लीड गिल्टी पे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायल? into criminal law, into CRPC. Session trial, trial of warrant case by magistrate, and trial of summon case and summary trial. Yes sir. तो समन केसेस में प्लीड गिल्टी पे सजा होती है या नहीं होती है? या प्लीड, यस, प्लीड गिल्टी में प्लीड गिल्टी हो गया. Trial continues as long accused does not plead guilty. The moment accused pleads guilty. Trial is for what? So to determine the truth or falsity of the allegations. ये आपका आंसर गलत नहीं है, but the best and perfect answer. Trial is conducted to find out. Conviction of the accused, sir. ये भी फिर आपका आंसर गलत है. आपको क्या सिखाया गया था? एक जुडिशियल अफसर मस्ट बी ए पेशेंट लिसनर. तो डोंट टेक एनी लिबर्टी. आपका ये जो आप समझिए कि आप एक ऐसे सफर पे हैं, जिंदगी के सफर पे, बहुत ही क्रूशियल ये सफर है आपका, और कोई भी कंसेशन आपको नहीं मिलेगा. अगर मैं कंसेशन दूंगा तो आई शैल बी फॉलिंग समवेयर इनटू माय ड्यूटी. मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट ड्यूरिंग दिस. मैं आई एम अदरवाइज ऑल्सो, मेरे से मिले जुले, यू माइट हैव सीन माय लव एंड केयरिंग एंड एवरीथिंग फॉर माय स्टूडेंट्स. लेकिन मेरी भी एक ड्यूटी है कि अभी आपका एक स्पेशल टाइम है. आपकी जो कमियां हैं या जो कुछ है, मैंने ही सिखाया है कि अनलेस यू आर ए गुड लिसनर यू कैन नेवर बी ए गुड जज. तो वेदर यू आर ए गुड लिसनर मुंह से कहने से नहीं होता है, इट हैज टू बी रिफ्लेक्टेड. इट क्या कहा जाता है? जस्टिस नॉट ओनली टू बी डन बट मस्ट अपीयर टू हैव बीन. हाँ, तो वेदर यू आर ए गुड लिसनर और नॉट, इट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड. तो बीच में नहीं टोकना है. और on the basis of confession, trial is conducted to find out whether accused has committed crime or not. When the accused himself pleads guilty, then the question has been answered that it is the accused who has committed the crime. The moment accused plead guilty, trial ends, result into conviction. Trial continues as long accused does not plead guilty. ये सारे क्वेश्चंस पूछेगा. वीडियो को 2 बार 3 बार ध्यान से सुनना, और जो आपके बैच में है ना, उन लोगों को भी बताना कि दिस वीडियो इंटरव्यू
एक दो सेशन उन्हें दे देंगे, ऑनलाइन दे देंगे कोचिंग में। और इस तरह से देखो कंफर्म, अभी आइडिया क्या है सोमा, 2-4 हजार रुपए से बेटा किसी का कुछ नहीं होने जा रहा। ये जिंदगी का सवाल है, कैरियर का सवाल है। आपका एक एक सेकंड बहुत कीमती है। आप जितना चीजें इनको प्रैक्टिस में, जितने इनको बोलने में लगाओगे, आपके सारे बचपन से लेके अब तक के जो भी उम्मीदें हैं, सारी मेहनत अभी स्टेक पे लगी हुई है। तो अब ईश्वर जो करेगा वो देखा जाएगा, अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखनी है। तो और देखो ये सारे जो आंसर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ना, इज इट ओके, आर यू, अब आई डू नॉट नो, आई हैव वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ। मैं तो जस्ट अंदाज पे बता रहा हूँ आपको। अब फीलिंग है ये सारे आंसर नहीं है? नहीं सर है। तो मतलब हमने प्रैक्टिकल वे में आपको बताया है, ओनली फॉर लिमिटेड पर्पस ऑफ इंटरव्यू। ये आंसर मेंस के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। ये आंसर दिस इज ओनली लिमिटेड। हमने बहुत दिनों से ट्राई किया हर इंटरव्यू में, और हमेशा वो करके रखा। अनफॉर्चुनेटली डाटा वगैरह कंप्यूटर में कुछ लॉस होने के कारण हम लोग उतने ध्यान नहीं दे पाए। हम लोगों के पास तो इतने डाटाज हैं, इतने डेटाज हैं, ये सारे। अब ये जो इंटरव्यू हो रहा है, डाटा तो बन ही रहा ना हमारे पास। अब यही वीडियो जो आपका हुआ, एक वीडियो लाइब्रेरी हो, हर सब्जेक्ट का हो, बच्चे लोग उसको बैठ के देखें और खुद अपना भी दें, तो समझ सकते हो कितनी अच्छी इंटरव्यू की तैयारी होगी। क्या हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, एज ए कैंडिडेट अपना ओपिनियन दो। नहीं सर, अच्छी होगी। ऐसी बहुत चीजें हैं ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे पर्सन अथॉरिटी का ही हो गया सर। अब जो पढ़ा था वो रटा रटाई था, जो बुक के लैंग्वेज में था। आपने जो दिया वो क्लियर सिंपल लैंग्वेज में है सर, और समझने में कोई दिक्कत, उसको रिटेन भी किया जा सकता है। जीवन में कभी नहीं भूलोगे उसको। यस सर। हाँ, देखो लॉ जो है, हमारे एक दो मिशन है, मतलब whenever into my personal life, whenever I saw a law student criticize मतलब रट्टा मारना, whenever I watch a law student criticizing legal provision, so I get somewhat irritated into the sense law is not a subject of criticism. Law needs to be understood. Once you understand, you can never forget it. It is so. अब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे अगर 20 साल के बाद भी मुलाकात हो और पूछा जाएगा, तो ये चीजें बिल्कुल आपके लिए विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी इफ बट, यू शैल बी एबल टू डिस्क्लोज ऑल दीज थिंग्स। लेकिन अब किताबों में आपने कई बार पढ़ा, और उनमें रट्टा में, अब जिनकी मेमोरी शार्प है उनके लिए तो चलो काम चल जाएगा, लेकिन अगर एक भी शब्द इधर उधर मिस कर गया तो अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। और मैं सिंपल लैंग्वेज इसलिए देता कि पहले आप समझ लो और उसके बाद लैंग्वेज पे मेहनत करो, फिर तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज भी बना सकते हो। आप बेसिक समझ जाओ। सिंपल लैंग्वेज में स्टूडेंट का भी टाइम सेव होता है, हमारा भी टाइम सेव होता है, तो इसीलिए मैं सिंपल। अब टेढ़े मेढ़े लैंग्वेज में भी स्टीफन वाला लैंग्वेज दूं तो बच्चे किताब से नहीं वो तैयारी कर लेंगे, फिर हमारी क्या जरूरत है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। ए मैन हैज कमिटेड क्राइम बट स्टिल नोबडी हैज कंप्लेंड अगेंस्ट हिम। He makes a confession. Is that admissible? Sir, sir, please tell me that he makes a confession to whom? To a judge. Sir, the rule of confession is that the confession must have been made by an accused person. Until and unless he is accused, confession will not be taken into account. Your answer is absolutely correct and perfect, but it requires a bit of improvement. As confession, it cannot be accepted because
confession has to be of accused. It may be accepted as admission. एडमिशन के तौर पे तो एक्सेप्ट हो ही सकता ना, कन्फेशन के तौर पे कन्फेशन मतलब कन्फेशन अनलेस समवन इज एक्यूज देयर वुड बी नो unless if no accused no confession. For admissibility of a confession one has to be accused, there has to be a complaint against, there has to be some accusation against him. So say confession, why police confession is inadmissible? Sir, under Section 25 of the Evidence Act, police confession has been made inadmissible. The reason being that there is a danger that the police may compel the accused person to give confession, and thus violating his rights guaranteed under Article 20 Clause 3 and Article 21 of the Constitution. Yes, now correct. So what are the exceptions to this rule? So first is that when confession is given under a promise of a secrecy. फिर गलत हो गया. Section 26 and 27 are exception to Section 25. Yes, sir. So Section 26, when such confession is given in the immediate presence of a magistrate, and Section 27, confession leading to a discovery state, leading to discovery of fact. Discovery or recovery of a fact, of something. Police is taking away the accused to the court, and the accused in presence of media confesses his crime, whether such confession is admissible or not. The accused has confessed to the media. Sir, I think such confession will not be admissible as per Section 26 because the accused person is in the custody of the police officer. Is still in the custody of. Is still सब बोलना, iron still नहीं, still STI मैं मजाक कर रहा हूँ थोड़ा सा. अगर किसी ने शराब पी के कन्फेस कर दिया तो एडमिसिबल है या नहीं? सर है वो एडमिसिबल. फ्रॉड करके कन्फेस करा लिया हमने किससे, एडमिसिबल है या नहीं? यस सर है वो. What type of evidence is of confession of co-accused? Sir, confession of a co-accused would be relevant under Section 30, and it is that relevant? Or court may, is that relevant or court may only consider? So the court considers it. Court may consider. रेलिवेंसी का कहीं सेक्शन 25 भी तो दिया हुआ, लेकिन पुलिस कन्फेशन इज दैट रेलिवेंट, इज दैट एडमिसिबल? कन्फेशन ऑफ को-एक्यूज इज नो एविडेंस एट ऑल. व्हाई? बिकॉज फॉर दैट कन्फेशन which is to be taken against other accused, he has no chance of cross examination. That would result into violation of principle of natural justice. This is number one. Number two, as per human reasoning and logic, a co-accused may always tend to shift all the burden of crime to his fellow accused. So whether such confession is truthful or false, there is no parameter to check out. Court may consider such confession if all the accused are in one trial and for the same offense. So that is Section 30. ये पूछा जाता है, what is evidentiary value of confession of co-accused? यही क्वेश्चन है. What is evidentiary value of confession of co-accused?
आधा घंटा हो गया होगा, आई थिंक कि ज्यादा ही हो गया। हाँ तो चलो, एक पहला सेशन था। मेरी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है, आप जो भी करना चाहो, ऑफलाइन करना चाहो ऑफलाइन कर लो। ऑफलाइन में तो आपको घड़ी देख के ही समय मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर होता है हम लोगों के साथ भी। सीसीटीवी भी लगे हुए हैं वहाँ पे, हर किसी के मोबाइल में वो चलता है, सारे जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं। तो और ऑनलाइन तो थोड़ा लिबर्टी हो सकता ना, थोड़ा टाइम भी एक्सटेंड हो सकता। और ऑनलाइन इज कन्वीनियंट आल्सो टू मी, कन्वीनियंट आल्सो टू यू। अगला से मतलब एविडेंस कोई मतलब कहने का मतलब है कि शुरू से लेके एडमिशन कन्फेशन तक आपका रिवाइज हो गया। अब डाइंग डिक्लेरेशन, एक्सपर्ट ओपिनियन, प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस, मतलब ये कुछ ऐसे पोर्शंस हैं कि इनसे खूब सवाल पूछे जाते हैं। आगे वाले पोर्शन से अब आपका पूछा जा सकता है डाइंग डिक्लेरेशन भी मोर और लेस हम लोगों ने कर लिया। चलो डाइंग डिक्लेरेशन को कंप्लीट, इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन में क्या अंतर है? Sir, the fundamental difference is that under English law, the declarant must be under anticipation of death. But under Indian law, such anticipation is not necessary. And in English law, the dying declaration would be relevant in cases, it's not relevant in civil cases. But under Indian law, dying declaration is relevant in civil and criminal cases as well. And Under English law, it is only relevant into cases of manslaughter, yes, sir, homicide cases. homicide But cases. under Indian law, whenever there is a question as to the cause of the death of the declarant. Any leading case of dying declaration? Sir, Paklanarayan Swamy versus Emperor. Why Paklanarayan Swamy has been such a leading case? Sir, because in that case, the statement that was made by the accused person, by the deceased to his wife, that he is going to the place of the accused to collect the money due from him, was held relevant, even though it was made before his death. ये आपने किताबों से पढ़ा है, मेहनत बहुत किया है, बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने, लेकिन थीम तक करेक्टली नहीं पहुंच पाया। करेक्ट थीम है कि डाइंग डिक्लेरेशन टॉक्स अप टू थिंग, वन व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ, एंड सेकंड इट टॉक्स अप circumstances of transaction resulting into death. So while the deceased telling his wife that he is going to bring money, it was one of the circumstance of transaction of death of the deceased, and therefore it was also held relevant, and it was held relevant as a dying declaration. Though so far as this limited statement that I am going to bring back my money, there is nothing connected with death. Death was even not anticipated. So it was argued into Paklanarayan Swamy case that this is merely said that he is going to bring the money. Here death is not even anticipated. Death was not even into the picture. The Privy Council refused and said that see section 32 clause 1, cause of death is not a necessary condition. Any circumstance of the transaction resulting into death is also relevant. Paklanarayan whole case is focused upon circumstances of transaction resulting into death, and therefore it is one of the very, very beautiful and the most leading case. In every law school it is taught. मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। मैं तो सारे केस के फैक्ट किताब से नहीं पढ़ता, मैं केस को, हमारे पास टाइम ही टाइम रहता है, बैठ के केस ही पढ़ते रहता है। तो अब जैसे आप ये केस को पढ़ोगे, आपको 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे।
हमने आपको 1 मिनट में करेक्ट समझा दिया। तो दिस हैपेंस, दिस इज द रोल ऑफ ए गुड टीचर। आई डोंट नो आई एम ए गुड टीचर और but anyway, when evidence of other trial may be relevant, is there any provision? Sir, other trial or sir, generally such evidence. What is section 33? Relevancy of a statement made by a person. Previous proceeding. उसको 33 को आप रिवाइज कर लेना। इसमें 1-2 क्वेश्चन और है कि हाउ dying declaration is it is based upon the best evidence and how it is an exception to the hearsay rule. Section 6 भी जो है that is basically an exception to the hearsay rule और 32 भी है exception to the hearsay rule. What is hearsay rule and how it is exception, इसको जरा तैयार कर लेना। और एविडेंस का ही वीडियो आपको भेजा है, वो भी वीडियो देखना, ये भी देखना। और कल एक सेशन ले लेंगे, कल या परसों, या डू यू रिक्वायर टाइम? तो परसों ले लीजिए, तब तक थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, जो है वो भी देख लेंगे। हाँ, मैं जो है ना क्रिटिकल जो क्वेश्चंस है ना वो जो पूछे जाते हैं, अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि उनका ना भी मॉक हो दे, मॉक तो ईच एंड एवरीथिंग का तो हो ही नहीं सकता, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो जहाँ जहाँ आपको जो दिक्कत है, या जैसे अब मैंने जहाँ जहाँ सवाल पूछे वहाँ वहाँ आपको बोलने में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हुई, तो मुझे कैसे पता लग जाता है कि कहाँ पे फंस सकता है कोई। आज हमने जो मॉक किया तो वहाँ बोलने में कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत हुई। यस सर। तो मुझे कैसे पता लगा कि यहाँ पे पूछो, यहाँ पे कैंडिडेट से गलती होगी? आपका एक्सपीरियंस है सर। देखो कहाँ फंसेंगे। हाँ हाँ, उनको भी पता होता है क्यों क्या पूछेंगे कि, तो वो शुरू में रहते हैं कोऑपरेटिव, और जैसे शुरू में जैसे ही आपका इंटरव्यू होगा ना तो बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही सिंपैथेटिक होता है। और जैसे जैसे इंटरव्यू आपका बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होते जाता है। वो स्ट्रिक्ट इसलिए नहीं होते कि आपसे उनको कुछ है, वो स्ट्रिक्ट इसलिए होते टू एग्जामिन योर डेप्थ, आप कितनी मैच्योरिटी है, कितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, कैन ट्रेनिंग विल वर्क अपॉन यू और नॉट, और ये सारी चीजें। और जहाँ एरोगेंसी वहाँ पे की, या जहाँ कुछ वैसा किया, या जहाँ कहीं उन्होंने आपका झूठ पकड़ लिया। अब एक स्टूडेंट ने कहा था कि उसे सिंगिंग का शौक है, तो अब उन्होंने कहा कि सिंगिंग का शौक है तो कोई कोर्स वोर्स किया है? तो हाँ कोर्स किया है। गाते हो? तो अक्सर गाते रहता हूँ। तो फिर उनसे, और उसने गलती से उसके मुंह से क्लासिकल निकल गया, क्लासिकल सिंगिंग। तो फिर राग वाग पूछ दिया उससे, और उसमें उसे फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह का पूछ दिया उससे। एक वैसे ही स्टूडेंट, उसने कहा कि ट्रैवलिंग एंड टॉकिंग विद द पीपल। तो वाह बहुत अच्छा, बहुत जगह घूमते हो गए, इजी कह रहे हैं। लास्ट टाइम कहाँ ट्रैवल किया था? अब देखो झूठ कैसे पकड़ा जाता है। आपसे मैंने सिंपल सवाल पूछा कि हाँ सोमा कब पास आउट की है, कहाँ से स्कूलिंग हुई, कहाँ से, जो फैमिली में और कौन कौन है, मतलब ऐसे सवाल जिसका आंसर देने में आपको समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो सच आप बता रहे हो, वहाँ पे झूठ नहीं। और अचानक से कुछ ऐसा सवाल पूछ दिया। अब झूठ तो ऐसा नहीं है ना कि बगैर सोचे, झूठ बोलने में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता। डू एग्री कि झूठ बोलने में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता? यस सर।
सच को याद रखने की जरूरत नहीं होती, जो सच है सच है। अगर मैं पूछूं कि कल शाम को आप क्या कर रहा था, तो आप सच बोलोगे तो समय नहीं लगेगा, लेकिन कोई बहाना मारना है तो फिर आंसर में डिले हो जाएगा। तो उससे उन्होंने पकड़ लिया। उसका बहुत अच्छा इंटरव्यू चला था, उसके मेंस में भी बहुत अच्छे नंबर थे, 34 दे के बाहर कर दिया। उसे पूछा कि लास्ट टाइम कहाँ ट्रेवल किया था, तो पहले तो पूछा कि लास्ट टाइम ट्रेवल कब किया था, तो उसने कहा कि सर दिसंबर में किया था मैं थोड़ा। तो कहाँ गए थे, तो शिमला। तो मौसम कैसा था, तो सर बहुत अच्छा था, गर्मी थी। तो सर तो अब देखो दिसंबर के महीने में कोई शिमला जा, अब मतलब सोच के, नहीं सॉरी सर मुझे याद नहीं आ रहा, मैं दिसंबर नहीं शायद जून में गया था। तो उन्होंने कहा ठीक से सोच लो, ये जो जबरदस्ती का बनाया है ना, या तो आर यू इनवाइटिंग अस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, सच बताओ, ट्रैवलिंग पे कितना पैसा खर्च करते हो, कैसे गए थे शिमला। तो अब उसके मुंह से डरते डरते बोला फ्लाइट से। तो डायरेक्ट फ्लाइट है शिमला की नहीं है, फेयर कितना है, कौन से क्लास में। क्रॉस एग्जामिनेशन जब होने लगेगा तो अब वो हाई कोर्ट के जज साहब हैं, अब उनके सामने कोई टिक पाएगा। नो सर। तो क्रॉस एग्जामिनेशन हर लीगल प्रोफेशनल का एक बेहतर हथियार होता। और क्रॉस एग्जामिनेशन दो चीजें लीगल प्रोफेशनल का, वन कि देखो नेवर जज द पीपल बाय देयर वर्ड, नेवर जज द पीपल बाय व्हाट दे से और हाउ दे से, इट इज द कंडक्ट व्हिच रिफ्लेक्ट इंटेंशन, जज द पीपल बाय देयर कंडक्ट। तो कंडक्ट, बाय जजिंग द कंडक्ट यू कैन नेवर बी मिसलेड, वर्ड्स में बी मिसलीडिंग। तो दो चीजें, एक आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, द पर्पस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इज टू ब्रिंग द ट्रूथ। अब अगर बहुत सारे बच्चे लोग फिल्मी आंसर और ये सब मूर्ख लोग बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे और ये बकवास और नॉनसेंस करते हैं, बच्चे लोगों का भविष्य खराब कर रहे हैं। उन्हें बता देते कि तुम्हारा तो इम्प्रेसिव आंसर नहीं है, इम्प्रेशन नहीं बनेगा। ऐसे ऐसे बच्चे लोग जो प्रैक्टिसनर नहीं है, जिसने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, जिसका टाइम गैप हो गया, तो कह देना कोर्ट जाते थे थोड़ा बहुत कर लो। आप कोर्ट गए नहीं है और वो पूछ देंगे। एक देवाशीष करके लड़का था, तो पहले मेरे पास था, तो मैंने कहा कि भैया कोर्ट वोट के लिए मत बताना, वहां पे तुम बताओगे तब फंस जाओगे। बेचारे का लास्ट अटेम्प्ट था और मतलब एज एक्सपायर हो रहा था उसका। तो कहीं गया, उसे किसी ने, मैं नाम नहीं किसी की मैं शिकायत नहीं करता, किसी कोचिंग वाले ने कह दिया कि टाइम गैप को भाई जस्टिफाई तो करना ही पड़ेगा, तुम जस्टिफाई नहीं करोगे कोर्ट जाओ, थोड़े दिन कोर्ट चले जाओ, थोड़ा बहुत सीडिंग सीख लो। तो मैंने उसे कहा कि भाई ऐसे मत बोलना, बहुत बड़ा तगड़ा नुकसान हो सकता है तुम्हारा। ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि यू मस्ट नो ऑल दिस और लर्न ए लेसन फ्रॉम इट। नाम चलो अब जो भी बोला मैं, ABCD जो भी नाम समझ लो, किसी की आइडेंटिटी ऐसे मोड पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। तो ये उसे पूछ दिया, उसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का क्वेश्चन पूछ दिया। अब बाकी तो WS क्या होता, प्लेंट कैसे फाइल होता, उसे पूछ दिया गया कि CGM का क्या नाम है, CGM साहब कोई नए वहां पे आए हैं कि नहीं आए हैं, कब आए हैं, कितने टोटल जजेज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज का नाम क्या है। तो आप बोलोगे, अगर झूठ बोलोगे तो कहीं ना कहीं मतलब अगर ये सोचते हो कि झूठ बोल के निकल जाएंगे, तो एक आदमी जो अभी जज नहीं बना, इंटरव्यू में झूठ बोला, तो जज बन के क्या करेगा।
ये वो चेक करते हैं। तो इंटरव्यू में कोई भी झूठी बात नहीं बोलनी है। ए मैन हु स्पीक्स लाई हैज नो इंटीग्रिटी एट ऑल, हैज नो ऑनेस्टी एट ऑल। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसे 12 नंबर दिए गए इंटरव्यू में, ओनली 12। और उसे अब आया उसके बाद, अब मुझे भी काफी, अरे स्टूडेंट होता है चाहे जो भी, तो इतनी मतलब इतना बुरा भला कह रहा था उसको कि सर उसने ही मरवा दिया मेरे को। ये कहा कि कोर्ट का ये कर लो, हमने तो 2 महीने कोर्ट भी गए थे, ऐसे किए थे। उस समय इंटरव्यू थोड़ा डिलेड हुआ था, सारी चीजें। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट जज का नाम मैं नहीं, कोर्टे तो देखा था, पहले पूछ लिया था कि बेल मैटर में जाते, वहां जाते। बेल मैटर में, अब बेल मैटर कौन सुन रहा, कौन से जज साहब बैठ रहे आज की डेट में? चलो किन की अदालत में पेश हुआ, तो एंटीसिपेटरी बेल में पेश होता है और नाम बता रहा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या एंटीसिपेटरी बेल लगेगी? नो सर। तो पॉइंट इज दिस कि अगर आप चाहते कि आप 35 के झमेले में ना फंसे, तो एक भी सब झूठ नहीं बोलना है वहां पे। मतलब ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका झूठ वहां चल जाए। आपका झूठ 1 सेकंड भी नहीं टिकेगा वहां पर। वो लोग काफी अनुभवी हैं, उनके सामने आप 1 सेकंड भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वो आपको बोलेंगे नहीं कि झूठ बोल रहे और इसलिए, वो मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, ठीक है बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, जाइए। आज जब रिजल्ट देखोगे तो पता लगा कि हुआ क्या आपके साथ। ऐसे दिस इज द ओनली रीजन कि क्यों 35 से कम नंबर आता है। 35 से क्यों कम आता, लोग इस पे काम नहीं कर रहा, 35 को पैनिक बना लिया। हमारे यहाँ तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बहुत अच्छे नंबर आए, खूब बेहतरीन नंबर आए। तो और मैं उसी संदर्भ में मैं मतलब और भी बहुत सारी चीज, अब देखो बहुत दिनों से अब दूसरा एक सबसे बड़ा है, जो LLM कर लिया वो LLM को छुपा जाता है। तो अब एज के साथ और उनके पास सारा रिकॉर्ड रहता है, पहले से पता, टोकन वगैरह कहने की चीजें हैं, लेकिन उन्हें पता होता है, जैसा कि बच्चे लोग बताते हैं। तो अब जैसे आपका गैप हो गया और आपकी नॉलेज अच्छी है, तो समझ जाते हैं कि LLM का रखा है, ये झूठ बोल रहा। कुछ उस तरह का चीज, मतलब तो अब अधिकतर स्टूडेंट की फीलिंग है कि LLM को नहीं बताना, LLM को बताओगे तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, LLM एक हायर क्वालिफिकेशन है और प्रेफर किया जाता है। आप LLM का डिजर्टेशन का पेपर तैयार कर लीजिए, वो सबसे बढ़िया रहेगा। चलो बेटू, मैं बहुत गप मारता हूँ। सर 2 बातें आपसे पूछनी है। हाँ, पहली बात सर, आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा, आप कितना मार्क्स देना चाहेंगे? अराउंड 70। और सर कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, ये हमको पता है। 2-3 चीजें, जबरदस्ती का आंसर मत दो। आई थिंक आई हैव गिवन ए गुड लेसन, उसी पे मैंने इतना देर लेक्चर भी दिया, उदाहरण से भी समझा। तो जबरदस्ती के आंसर से बचाओ। और जो सवाल आपसे पूछे गए हैं, आपके जानने में बहुत सारे लोग होंगे, अच्छे स्टूडेंट भी होंगे, प्रोफेसर्स भी होंगे। मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, अरे मुझे तो खुद है वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ, हाउ कुड आई चैलेंज समवन। आप केवल पूछना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। अगर सही आंसर मिले तो फिर मुझे बताना। ये 95% लोग, इसमें तमाम लोग शामिल हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, जजेज भी हैं, वो जबरदस्ती का रट्टा मार के काम चला रहे। 95% लोग, बहुत कम लोग हैं जो इसे समझने की कोशिश करते हैं।
आप पूछ के देख लेना, ट्राई कर लेना। आपके सीनियर्स भी होंगे जो जजेज होंगे, और भी बहुत सारे लोग प्रोफेसर्स भी होंगे, एक से एक होंगे। आप पूछना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। हमने आपको एक लाइन का बताया, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस इज वन व्हिच कुड बी रिलाइड बाय द कोर्ट एंड कोर्ट में बेस इट्स फाइंडिंग जजमेंट अपॉन इट। तो ये वेरी सिंपल है। अभी इस चीज को जो इनफैक्ट किसी किताब में इसको डिफाइन नहीं किया गया, नहीं सर। और ये सारी चीजें आप समझोगे जब जजमेंट वगैरह आप पढ़ोगे ना, तब जाके इन सारे चीजों आप पूछ के देखना, ट्राई करके देखना। मैं आई डोंट से कि नो वन कैन आंसर, पीपल मे आंसर बट वेरी फ्यू पीपल। यस सर। और क्या पूछना है सर? यही तो बातें पूछनी थी कि कहाँ पे क्या पढ़ने की जरूरत है, आप एविडेंस एक्ट कंप्लीट कर लेना। मतलब हम लोग देखो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो एक सब्जेक्ट पे मैक्सिमम 2 सेशन या 3 सेशन ऐसे, मतलब जरूरत पड़ेगी तो कुछ शेड्यूल बढ़ा दिया जाएगा। लाइफ का और करियर का सवाल है तो कोई, अब देखो ये तो सेशन वाइज है ना। हाँ, अगर आपको आवश्यकता हो, लगे आवश्यकता, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी हो सकता है, रैंडम भी। हमारे यहाँ वेरिएशंस बहुत हैं। आप एट रैंडम करना चाहो, हम एक सीटिंग में भी आपका होल कवर करा देंगे। अब एक सीटिंग में होल कवर करना तो सेलेक्ट एरिया से ही होंगे ना, सारे एरिया तो। अब जैसे एविडेंस का तो A to Z सारा भी हम लोगों ने किया ना, कुछ छोड़ा ही नहीं। हाँ यस सर। तो किस तरह से आपको, अब आपकी तैयारी किस लेवल की हो, दैट यू हैव टू डिसाइड। तो ठीक है बेटू, एंड एनीथिंग फॉर मी एज ए टीचर, हाउ माय परफॉर्मेंस इज? सर एक्सीलेंट। अब ये तो तारीफ वाली बात हो गई। आई इतने अच्छे से सारी बातों को बता देते हैं कि मतलब बुक्स में भी उतने अच्छे से नहीं लिखे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स तो लिखे ही नहीं है उस पे। Why admission is not a conclusive proof कहीं पता ही नहीं है, बस पता है कि नहीं होता है। क्यों नहीं होता ये चीज है ही नहीं। बुक वगैरह, बुक्स देखोगे प्लेजियरिज्म, कॉपी पेस्ट करके किताबें लिखी जाती है। अब किसके पास लॉजिक देने का, किसके पास समय है? लॉजिक इज द सोल ऑफ द लॉ। लॉजिक कैन नेवर बी डाइवोर्स्ड। जो रीजनिंग है, रीजनिंग इज द सोल ऑफ द लॉ। रीजनिंग पे कितने लोग ध्यान देता है? आई ऑलवेज इनकरेज रीजनिंग। तो जितना मेरे से हो पाता है उतना करता हूं मैं। तो ठीक है बेटू, फिर